इस प्रांगण में, इस मंडपम में जो ऊर्जा निःसृत हो रही है वह निश्चित तौर से बड़ी प्रणम्य है। जैसी चर्चा जब चलती है तो भारत की जो संस्कृति है ये सत्य मूलक है, चित्त मूलक है और आनंद मूलक है, यह उद्धार मूलक है। और इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर पूरे विश्व को एक रूप में देखा गया, इसलिए उसको विश्व रूप कहा है। भारतवर्ष के अंदर कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नारी की भूमिका अलग है, पुरुष की भूमिका अलग है, या समाज के अंदर और किसी सदस्य की भूमिका अलग है, क्योंकि हम अलग अलग हैं ही नहीं। ये भारतीय चिंतन समाज को एकात्म भाव से देखता है। भारतीय चिंतन ऐसा मानता है कि जो ईश्वर व्यक्त हो रहा है चारों तरफ वही सबके अंदर है, नारी और पुरुष सबके अंदर है। ऐसे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर, मैं वहीं से बातचीत शुरू करूंगा जहां राम और हनुमान की चर्चा चल रही है। रामचंद्र जी ने पूछा है कि हनुमान, मेरे विषय में तुम्हारी धारणा क्या है, तुम क्या सोचते हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, देह दृष्टिया सो दासो हम, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंशकम, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मेरे जीव में और आपके जीव में कोई अंतर नहीं है, आप ही का अंश हूं मैं। आई एम द पार्ट एंड पार्सल। आत्मदृष्टिया त्वमेवा हम, ये भारतीय चिंतन है, भारतीय दर्शन है कि आत्मा की दृष्टि से मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। हनुमान राम है और राम ही हनुमान है, कोई अंतर नहीं है। तो ये भारतीय दृष्टि है भारतवर्ष के अंदर। हम जब चर्चा करते हैं तो आज निश्चित तौर से दुनिया इतनी करीब आ गई है, और दुनिया जब विश्व की चर्चा करते हैं, वैश्विक परिवेश की चर्चा करते हैं, उसके पर्यावरण की चर्चा करते हैं, तो प्रमुख तौर से अमेरिका हो गया है। क्योंकि बिना अमेरिका के हम पश्चिमी संस्कृति को अमेरिका का पर्याय मान लिए हैं और अमेरिका को पश्चिमी संस्कृति का प्रतिनिधि मान लिए हैं। ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि पश्चिम की संस्कृति बिल्कुल सब एक ही है। जिस तरह से इटली और फ्रांस अलग है, जर्मनी और अमेरिका अलग है, जैसे भारत और इटली अलग है, वैसे ही वहां भी वो सब अलग अलग लोग हैं। लेकिन जब संस्कृति की चर्चा चलती है तो सबकी अलग अलग सभ्यताएं हैं, और इसलिए दुनिया के अंदर लोग लड़ते रहते हैं वहां पर एक दूसरे के खिलाफ। युद्ध जितना पश्चिम ने किया है, कहीं नहीं किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 50 देशों की निर्मित वहां हो गई। यानी उनके यहाँ एक कंसेप्ट ही है कि कोई भी शांति के अंदर राष्ट्र मरते हैं, देश मरता है, और जब युद्ध होता है तो उसमें राष्ट्र की निर्मित होती है, राष्ट्र बनते हैं। और इसलिए वहां पर उनके यहाँ देश बन गए, अनेकों ऐसे देश बन गए। 50 देश तो द्वितीय विश्व युद्ध में बने हैं। तो उनके यहाँ शांति में समाज मरता है, राष्ट्र बनता नहीं है, युद्ध में ही बनता है। तो हमको बिल्कुल ये युद्ध मान करके अनिवार्य तत्व है अपने देश के अंदर, समाज के अंदर, और इसलिए उसको अनिवार्य तत्व मान करके हमको समाधान के लिए चिंतन करना है। ऐसा है क्या? हम सबको विचार करना चाहिए कि मैक्सिको के अंदर वेस्टर्न फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई। वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन वहां हुआ था। अब आप में से कोई इतिहास दुनिया का पढ़ा होगा, कोई माता बहन पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, नहीं तो हमको जानकारी बहुत कम रहती है। जो अपने देश के विषय में जानकारी नहीं रखे, अपने परिवार के सिस्टम की, अपनी संस्कृति की हमको जानकारी नहीं है। यहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति के विषय में किसी व्यक्ति से कह दीजिए कि तुम केवल 10 मिनट बोल पाओ तो कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज के जो एकेडमिशियंस हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं। ये स्थिति देश के अंदर हो गई है, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही काम करता हूँ, उनके बीच में ही रहता हूँ।
कहीं बिल्कुल बहुत मेंटल बैंकरप्सी की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई वहाँ मैक्सिको की हुई, तो जो चेयरमैन उनका था, अपने अंतिम समारोह के भाषण में उसने कहा था कि यदि आप पश्चिम को बचाना चाहते हैं तो भारत के जो परिवार की सिस्टम जो है, परिवार की जो व्यवस्था है, उसकी तरफ हमको लौटना पड़ेगा। क्योंकि अब दुनिया के समाजशास्त्री इस बात को कहने लगे हैं कि समाज नाम की जो चीज़ होती है उसको बचाए रखना, उसको ऑक्सीजन देना, उसको ऊर्जा देना, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो निश्चित तौर से परिवार की जो कंसेप्ट है, परिवार की जो अवधारणा है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है। अब वो इसलिए चिंतन कर रहे हैं कि उनका समाज बिखर रहा है, समाज नाम की चीज़ रह नहीं गई, कोई सोसाइटी रह नहीं गई है, पूरा का पूरा जीवन उनका क्लब आधारित हो गया है। लेकिन जो भारतवर्ष का परिवार है, आज भी भारतवर्ष के समाज की शक्ति है। माननीय अध्यक्ष जी ने आज हमारे सामने जो विषय रखे हैं, वर्तमान संदर्भ में और वर्तमान सामाजिक परिवेश में, वर्तमान समाजशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही व्यवहारिक है, और इसे उसको व्यवहारिक न्यायालय भी कहा जाता है कि हम सब लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। भारतवर्ष की संस्कृति के अंदर स्त्री और पुरुष को, ये बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति ने उनके अंदर इतनी समझ दे दी थी कि इस समझ के कारण हमारे परिवार के अंदर केवल एक लंबे अंतराल, पूरे जीवन भर की बात नहीं हो सकती है, ये तो 7 जन्मों के संबंध की कल्पना इस देश के अंदर की गई है। परिवार का महत्व कितना है, 2-3 बातें आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग अमेरिका की चर्चा करते हैं, लोग जाते हैं अमेरिका में, यूनिवर्सिटियों में भाषण देकर के आते हैं, कॉलेज वहाँ जाते हैं, उपदेश देकर चले आए, लेकिन वहाँ के गांव को, वहाँ के समाज को कितना देखते हैं, कितना जानते हैं, इसका पता नहीं चलता है। मैं जब अमेरिका गया था तो करीब 15 विश्वविद्यालयों के अंदर मैं गया, परिवारों में मैं ठहरा था। उसमें मिनियापोलिस में जो मिनीसोटा विश्वविद्यालय है, अमेरिका के अंदर कुछ बड़े विश्वविद्यालय हैं, उसमें से एक बड़ा विश्वविद्यालय मिनीसोटा विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर प्रयाग के 2 प्रोफेसर उस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, जेएनयू के 2 पीडीएफ, और हमारे यहाँ बस्ती के, अपने को राजा कहते हैं, राजा वीरेंद्र सिंह जी, वहाँ पर पीडीएफ कर रहे हैं। उनके घर पर गया था मैं, पेटेंट लॉ की प्रैक्टिस करता है वहाँ पर, अमन आनंद है, बीएचयू में पढ़ता था, उसके घर पर ठहरा था। तो ममता ने मैं फ़ोन किया कि आप भैया अमेरिका आए हैं तो मेरे घर पर आइए। तो मैं गया तो 10-15 लोग वहाँ आ गए, सब मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग। अभी चर्चा चलने लगी भारत के विषय में, अमेरिका के विषय में। तो उन्होंने बड़ी मार्के की एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अभी हमारे विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्राध्यापकों ने यहाँ पर एक सर्वे किया है, और सर्वे से एक उन्होंने पता किया है, क्योंकि ये बड़ी विचित्र स्थिति अमेरिका के अंदर हो गई है। वहाँ जो विद्यालय हैं, विद्यालयों के अंदर समानता है, विद्यालय के अंदर सह शिक्षा है, विद्यालय के अंदर कहीं कोई दुराव नहीं है। वो अमेरिकन बच्चे हों, भारत के बच्चे हों, दुनिया के कहीं के भी बच्चे हों, एक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वहाँ के शिक्षकों ने कहा कि हम विद्यालयों में भारत के बच्चों को और अमेरिका के बच्चों को देखते हैं तो उनके व्यवहार के अंदर बहुत अंतर आता है, कोई सामंजस्य नहीं उनके व्यवहार में। क्योंकि जैसे छुट्टी होती, विद्यालय में अवकाश होता है, तो भारत के बच्चे अपनी पुस्तक लेकर के, अपना बस्ता लेकर के, झोला लेकर के, जैसे उनके पाँव के अंदर प्रभंजन हो गया है, उनके पाँव के अंदर एक तूफान आ गया और वो घर की तरफ भागना चाहते हैं। एक पल वो विद्यालय के परिसर में रुकना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन बच्चे विद्यालय छोड़ करके घर जाना नहीं चाहते। कारण क्या है इसका? ये तो साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि क्यों अमेरिकन बच्चे घर नहीं जाना चाहते और भारत के बच्चे घर तुरंत भागना चाहते हैं।
तो अमेरिकन परिवार के विषय में तो उनको जानकारी है ही, बच्चे क्यों ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत के बच्चे क्यों भागना चाहते हैं। तो उनमें 10, 20, 50, 100 बच्चों के उन्होंने इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार किए उनके, और उनसे पता चला उनको भारत के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जब हम विद्यालय में रहते हैं तो मेरी माँ मुझसे 7 घंटे 8 घंटे दूर रहती है, वे मेरी प्रतीक्षा करती हैं हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर के। मेरे पिताजी भी यदि के ऑफिस से आ गए, कहीं किसी बिजनेस के कार्य में हैं तो अपने ऑफिस से आए, विद्यालय से आए, तो वे भी माँ के साथ खड़े हो करके वो प्रतीक्षा करते हैं। उनको बहुत देर तक मैं प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता, उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए, ममता को प्राप्त करने के लिए मैं भाग करके वहां जाता हूं। अमेरिकन बच्चे क्यों नहीं जाते? उनके मन के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा यदि फियर साइकोसिस से भयाक्रांत यदि दुनिया का कोई बच्चा है तो अमेरिकन बच्चे हैं। बहुत भयभीत हैं वो, क्योंकि उनको पता है, बड़े अनिश्चित हैं वे, कि जिसको मैं सुबह 8 बजे, क्योंकि वहाँ के विद्यालय 8 बजे प्रारंभ हो जाते हैं, 8 बजे विश्वविद्यालय को छोड़ गए, घर को छोड़ करके आया था, और 2 बजे 2:30 बजे यदि अपने घर पहुँचता हूँ तो मेरे विद्यालय का पर्यावरण, मेरे विद्यालय का वातावरण, मेरे विद्यालय की जो स्थिति है सेम रहेगी कि बदल जाएगी। ये बड़ा भय उसके अंदर रहता है, और भय बड़ा जेन्युइन है। ऐसा उसको लगता है कि यदि मैं घर गया तो मेरी स्वयं जो बायोलॉजिकल मेरी माँ है दरवाजे पर किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होगी और वो कहेगी, घोषणा करेगी, डिक्लेयर करेगी कि फ्रॉम नाउ ऑन ही इज योर न्यू फादर। और माँ कहीं चली गई किसी दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, तो मेरे पिता किसी नूतन महिला के साथ खड़ा रहेंगे और कहेंगे कि फ्रॉम नाउ ऑन शी इज अ न्यू मदर। मनुष्य चाहे कहीं का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, फ्रांस का हो, मन से सब एक होते हैं, साइकोलॉजी थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन मनुष्य का मन प्यार चाहता है, ममता चाहता है, सौख्य चाहता है। वो चाहता है कि लोग हमको पहचाने, हमको स्थान दें। और वह लड़का बिल्कुल जिसको माँ के रूप में इतने वर्षों तक माँ कहा, पिता कहा, वो अचानक से कोई गायब हो जाए और उसके सामने कोई दूसरी स्त्री और कोई दूसरा पुरुष आ जाए, उसको पिता स्वीकार करना, उसको माता स्वीकार करना, ये सहज नहीं है। वहां के लड़के भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। परिणाम शिक्षा का दोष बहुत कम होता है। परिणाम ये हुआ कि वहां के लड़के डिस्टेंस में जीते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। और डिप्रेशन के कारण कितना भयानक अपराध कि एक बच्चा निकलता है, स्कूल में जाता है और बंदूक निकालता है, 27 लोगों की ठाए 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 हत्या कर देता है, अपने मित्रों की कर देता है। ये क्यों ऐसा हुआ? परिवार नहीं है, संस्कार नहीं है। परिवार के महत्व को हमको जाने। आज ये चर्चा चल रही है, ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से हम सबको काम करने की जरूरत पड़ती है। पुरुष भी आज कमा रहा है, स्त्री भी आज कमा रही है। हमारे देश के अंदर स्त्री कभी अर्थ के लिए गुलाम नहीं रही है। पूरा ऋग्वेद यदि आप उठा के पढ़े, दिक्कत इस देश के अंदर है कि न तो हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, अपने देश के अंदर तो महाभारत उठा करके पढ़िए। महाभारत में यदि प्रसन्न हो गई तो दासियां भी जेवर निकाल करके स्वर्ण का आभूषण अपने किसी व्यक्ति को दान दे देती थी। सब इतनी समृद्धि इस देश के अंदर रही है, लेकिन उसका परिणाम हो रहा है, परिवार टूटा। मेधा के यहां मैं ठहरा था, मेधा कही कि भैया, मैं ऐसे पूछ रहा था क्यूरियोसिटी में कि तुम्हारे सामने कौन पड़ोसी है, बगल में कौन है, किसका घर है। बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है। तो उसने बताया कि मेरे सामने एक अमेरिकन बुढ़िया है, 85 साल की हो गई है, और उसके 3 बेटे बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और मल्टी बिलियनर हैं। उनके पास धन की कमी नहीं है। 1 साल पहले तक उसकी बेटी और उसके बेटे सब आते थे पेरेंट्स डे पर, अब उसके यहाँ कोई आता नहीं है। अब वो कहीं ऑनलाइन
ऑर्डर करके कुछ भी मंगा लेती हो, खा लेती है, बस केवल वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन उसके घर में एक बात दिखाई दी कि उसने एक भारतवर्ष का भारतीय कैलेंडर टांग करके रखा है। और वो कैलेंडर इसलिए टांगा है क्योंकि भारतवर्ष में, अमेरिका में रहे, चाहे दुनिया के अंदर कहीं भी कोई देश के अंदर चला जाए व्यक्ति, अमेरिकन ये भारतीय व्यक्ति उत्सव धर्मा होता है। कहीं भी रहेगा तो उत्सव मनाएगा, महोत्सव मनाएगा, अकारण महोत्सव होता है। तो जब भी कोई उत्सव मनाता है तो घर में अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो कहा कि हमारे यहाँ कोई भी पर्व त्योहार होता है तो अपने हाथ से जब मैं बनाती हूँ तो उसके घर में उस वृद्धा को मैं देने के लिए भोजन जाती हूँ। अमेरिका में अक्सर लोगों के घर बंद रहते हैं, कोई खोल करके नहीं रखता है, लेकिन उस दिन उसका घर खुला रहता है और कैलेंडर पर देखती रहती कि आज हिंदी उत्सव कोई होगा, हिंदू उत्सव होगा तो हमारे यहाँ भोजन आएगा। वो पहुंचाती थी और बहुत ही कृतकृत्य, बहुत धन्य होती थी। उसकी आंखों में बड़े प्रेम के, ममता के आंसू झरने लगते थे। उसको मैं भी अपने घर में लाती थी। मेरा कहती है कि आती थी मेरे घर में बैठती थी, खूब चर्चा करती थी। वो कहती थी कि तुम लोग बिल्कुल स्वर्ग से आए हो, तुम लोग स्वर्ग में रहते हो। लेकिन उसको इसलिए अखरता नहीं है कि उसने भी अपनी सास के साथ वैसा किया, अपनी माँ के साथ किया होगा तो उसके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन सब लोग बिल्कुल ममता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। आज अपने देश के अंदर जो विभ्राट दिखाई देता है, विपर्यास दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है? आज जब चर्चा चल रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी हम लोग उस कमरे में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जब बयार चलती है तो लगती है। अब भारत के व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, इटली जा रहा है, दुनिया के देशों में जा रहा है। तो वहां जा रहा है तो वहां जा करके लौट करके आता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमको वहां की संस्कृति के साथ ढलना चाहिए। ये सबके साथ नहीं होता है। पश्चिम में तो विवेकानंद भी गए थे, पश्चिम में तो राम तीर्थ भी गए थे। भारतवर्ष के अंदर जो पूरे समाज के पर्यावरण को बदलने, भारतीय चेतना के अंदर एक तीव्र विस्फोट लाने वाले यदि के सन्यासी का नाम लिया जाए तो उसमें स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद दोनों आते हैं। भारतीय संस्कृति से वो बहुत प्रभावित नहीं थे क्योंकि भारतीय संस्कृति दुनिया को तो प्रभावित किया। उनके साथ कितने लोग आए, पश्चिम के लोग उनके शिष्य बनकर के आए। उसमें से भगिनी निवेदिता एक बड़ी प्रसिद्ध इस देश के अंदर उनकी शिष्या मानी गई। भारत की वो भगिनी बन गई, भारत ने उसको बहन के रूप में देखा। महर्षि अरविंद की शिष्या श्री मां पांडिचेरी में विदेशी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जब मालवीय जी वहां वाइस चांसलर से इस्तीफा दिए थे तो उन्होंने कुछ समय के लिए एनी बेसेंट भी वाइस चांसलर बनी थी। ये सब विदेशी महिलाएं थीं। भारतवर्ष में आई तो भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की सभ्यता, भारतवर्ष की मनीषा को कितना अंगीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, ये आप केवल इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है। हम क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है, आप उनको पढ़ें, हम पढ़ते नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने देश के सन्यासियों का, अपने देश के अंदर जो ग्रंथ हमारे हैं, वांग्मय हैं, उनका हम अध्ययन नहीं करते। राम तीर्थ इंग्लैंड गए थे, लंदन के वीथियों में घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेमेट्री के अंदर, सेमेट्री में कब्रगाह, वहां पर एक महिला बैठ करके एक कब्र पर पंखा झल रही है। इनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और यह आश्चर्य बड़ा सुखद था क्योंकि भारतवर्ष में भी ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि मृत्यु हो जाए पति की तो महिला उसको पंखा झले, ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन वहां पर इंग्लैंड के अंदर वो महिला है, वो कब्र को पंखा झल रही है, तो इन्होंने कहा कि तो बड़ी प्रणम्य है, बड़ी सम्मानित महिला है, इसको प्रणाम करना चाहिए। चले गए भारतीय मन और सन्यासी का मन, पहुंच गए वहां पर और उन्होंने जाके प्रणाम किया। छाया इनकी पड़ी देख कि उसके ऊपर, तो इनकी तरफ देखा तो उसने कहा क्या बात है?
तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी प्रणम्य हैं, बड़ी अच्छी महिला हैं, भारतवर्ष के अंदर भी ऐसा नहीं होता, आप पति के प्रति इतनी समर्पित हैं, इतनी पतिव्रता हैं कि आप पति के कब्र को आप पंखा झल रही हैं। तो उसने कहा कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बिल्कुल बकवास बोल रहे हो, इस समाज ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, पीछे साइड में है, बहुत एट्रोसिटीज महिलाओं के ऊपर इस समाज ने ढाया है। अब एट्रोसिटीज क्या है? लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक नियम है, वहां भी एक नियम है कि कोई भी महिला दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक पहले कभी की कब्र सूख न जाए। तो उसने कहा कि हमारे पति की मृत्यु हो गई, ये कब्र है, ये मुई कब्र सूख नहीं रही है, मैं पंखा जल करके सुखा रही हूं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि इस सर्वग्रासी संस्कृति की नकल भारतवर्ष के अंदर करें, और उसकी नकल करेंगे तो क्या परिणाम होगा? परिणाम यही होगा कि समाज बिखरेगा, टूट जाएगा। हमारे हरवंश ओबेरॉय भारतवर्ष के गिने चुने कुछ विद्वानों में से, हरियाणा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे, फिर बिरला जी उनको लेकर के आए, रांची के अंदर बिरला रिसर्च फाउंडेशन का उनको डायरेक्टर बनाया। और मैं समझता हूं कि दुनिया के जितने भी यूएनओ के मेंबर्स हैं वो सबका पर्सनल विजिट किया हुआ व्यक्ति था। वो अपना एक अनुभव सुनाते थे कि जब मैं अमेरिका गया था तो वहां का जो ड्राइवर था मुझे घुमा रहा था, चर्चा चली उसने, तो उसने कहा कि आप का विवाह कब हुआ? तो ओबेरॉय जी उस समय थोड़े नौजवान थे, अमेरिका गए, तो उन्होंने कहा कि मैं 30 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी। तो कहा कि हाँ, तो कहा 30 वर्ष में कितनी शादी की आपने? तो कहा कि एक ही शादी मैंने की 30 वर्ष में। तो कहा कि 30 वर्ष में एक ही स्त्री को आप बियर करते रहे, सहते रहे? ये उसका प्रश्न था। तो इन्होंने कहा कि 30 वर्ष तक मैं एक स्त्री को नहीं सहता रहा, 30 वर्ष तक वह भी मुझे सहती रही। ये जो मर्म है समझ की, दूसरी शादी करने के लिए कब्र को सूखना चाहिए। हमारे देश के अंदर तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये 7 जन्मों के फेरे हमने लिए हैं। माननीय न्यायाधीश जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी भाषा और उनके विषय का माधुर्य और उनकी भाषा का लालित्य हम सबके हृदय को छुआ है। उनकी भी जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो 7 फेरे उनके भी थे। ये जो सतपदी होती है ना, ये 7 जन्मों का परिचायक है। ये सतपदी होती है ना, तो एक महिला चाहे पुरुष, और समाज के साथ उसके संबंध क्या, परिवार के बाहर समाज, समाज के बाद जनपद, जनपद के बाद देश, राष्ट्र, फिर विश्व में जाता है, वो कुटुंब दुनिया बन जाती है। तब बातें आती हैं अपने देश के अंदर। और इसलिए भारतवर्ष के परिवार को बचाए रखना ये किसका कर्तव्य है? और इसीलिए मैं इसको मानता हूं कि भारतवर्ष के अंदर जो माता बहनें हैं उनका कर्तव्य जाते होता है, क्योंकि भारतवर्ष में जो स्त्री पात्र है इस देश का, उसको धरती से तुलना की गई है, धरा से तुलना की गई। वो धरित्री है, धारण करने वाली है, वो पुत्र को धारण करती है, समाज को धारण करती है, परिवार को धारण करती है। भार्या तो नाम ही इसलिए पड़ा कि वो भरण करती है, इसके कारण बना हो। ये कोई कारण नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, भारतवर्ष के अंदर विदुषी महिलाओं का अभाव नहीं था, लेकिन महिलाएं कैसी थीं? ये नमक तेल लकड़ी, मैंने कितना काम किया कि तुमने कितना काम किया, इसकी बहस नहीं करती थी। इस देश के अंदर तो पति पत्नी परिवार का सबसे उदाहरण है माँ, ये अपनी कात्यायनी है, याज्ञवल्क्य से चर्चा करती हैं। मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों उनकी पत्नियां थीं और दोनों ब्रह्मवादिनी थीं। 50,000 गायें और स्वर्ण का भंडार था याज्ञवल्क्य के पास। वो समृद्ध व्यक्ति थे। वो सन्यासी का मतलब बड़े भिखारी थे, भिक्षुक थे, ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि अब मैं परिवार छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने जा रहा हूं, मैं वन में जाऊंगा, मैं जंगल में जाऊंगा मैं। तो कात्यायनी को आधी संपत्ति दे दी, आधी मैत्रेयी को दिया। फिर मैत्रेयी ने उनसे संवाद किया है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, माताएं बैठी हैं, कितने लोग मैत्रेयी का नाम जानते हैं, कितने लोग कात्यायनी का नाम जानते हैं? हमने बीए कर लिया, हमने एमए कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी चले गए, उनके विषय में कितना हम जानते हैं? कुछ नहीं जानते। मैत्रेयी प्रश्न करते हैं कि याज्ञवल्क्य, आपने तो सारी संपत्ति हमको आपने दे दी, लेकिन जंगल में आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? कौन सी संपत्ति जंगल में है जो इससे ज्यादा मूल्यवान है? वह मूल्यवान संपत्ति मुझे चाहिए, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, ये गाय नहीं चाहिए, ये मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। मैत्रेयी इनकार करते हैं, कात्यायनी इनकार करते हैं। इस देश के अंदर तो ऐसी महिलाएं रही है ना, केवल धन के लिए झगड़ा नहीं होता इस देश के अंदर। केवल हमको भरण पोषण के लिए तलाक के बाद हमको पैसा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। महिलाएं इतनी स्वावलंबी रहती थीं, आप पूरे ऋग्वेद को उठा करके पढ़िए। जो महिलाएं बांस से कुछ निर्मित करती थी उनको कुवासस कहते थे, विदालक कहते थे। इतना अच्छा बिल्कुल इस देश के अंदर कारीगर रहती थी महिलाएं, और महिलाएं बुद्धिमत्ता में पुरुषों से कम नहीं थी। बीच में न जाने कैसे बातें आ गई कि वेद पढ़ने के लिए महिलाओं को वर्जित कर दिया। आप पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई दीप प्रज्वलन करते हैं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हम बोलते हैं, मृत्युर्मां अमृतगमय बोलते हैं, असतो मां सदगमय बोलते हैं। ये किसी पुरुष ने इस ऋचा को देखा नहीं, उसका सियर नहीं है। इसकी दृष्टा कौन है? मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें से बैठी हुई जितनी माताएं बहनें हैं, निश्चित तौर से किसी को पता नहीं होगा। ये ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी इसकी दृष्टा है। जब असत्य से सत्य की तरफ चलेंगे, अंधेरे से तमस से हम प्रकाश की तरफ जाएंगे, तो एक महिला द्वारा, एक स्त्री द्वारा चलाई हुई मशाल में पुरुष आलोकित नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है कि उससे केवल स्त्री आलोकित होगी, पुरुष आलोकित नहीं होगा, उससे वो आलोकित होगा। और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर एक जगह मैं गया था, ऐसे व्यक्ति ने सेमिनार में भाषण दिया कि हमारे देश के अंदर तो बस स्त्री और पुरुष को रेल की पटरी की तरह मानना चाहिए, दोनों रेल की लाइन की तरह साथ साथ चलने वाले। मैं कहा कि भारतीय कंसेप्ट नहीं है। ये रेल की पटरियां कभी भी एक छोर से चलती हैं, दूसरे छोर तक, अंत तक जाएंगी, मिल नहीं पाती। भारतवर्ष के अंदर हमने कहा है कि यदि पुरुष रथी है तो सारथी वो स्त्री है। बिना सारथी के कोई रथ आगे चल नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकते बिल्कुल। ये भारतीय दृष्टि। इस भारत की दृष्टि को केवल इंग्लैंड द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा, जर्मनी द्वारा नकल किए गए संविधान से हम चलाएंगे क्या? संविधान से तो कुछ नहीं चलता। आज संविधान के अंदर सारे प्रावधान है, अपराध हो रहे हैं, दहेज ली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। संविधान से तो नहीं हो रहा है, सारे अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना साधु प्रयत्न करने के बाद भी कि हम गांव को मुकदमा विहीन बनाएंगे, थाना को मुकदमा विहीन बनाएंगे। भारतवर्ष के अंदर ऐसे केस ऐसे आएंगे, कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में पहल करते हैं, लेकिन ये पहल तो सबकी तरफ से होना चाहिए। और इसलिए भारतीय परिवार समाज के धारक है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम का गीत गाते हैं तो कभी भी भूल से भी ग्लोबलाइजेशन नहीं कही आप। आज बड़ी ग्लोबल विलेज की चर्चा चलती है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट ने, ग्लोबल विलेज की अवधारणा ने भारतीय परिवार को तोड़ा है और षड्यंत्र पूर्वक तोड़ा है इसको। भारत का परिवार बाजार के साथ कैसे जुड़े, बाजार इसके लिए कैसे आत्मा बन जाए, सोल बन जाए। आजकल तो जैसे उन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड फैमिली हमारे देश के अंदर बनती है, हमारे यहां तो परिवार की अवधारणा इतनी थी। इसलिए
हमको दुनिया की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति में स्त्री पुरुष दोनों समाज के लिए त्याग करते हैं और दोनों सन्यासी की परंपरा रही है देश के अंदर। केवल गृहस्थी चलाना ही नहीं था, गृहस्थी के साथ साथ संन्यास्त भाव से रहना। और मैं समझता हूं कि सीता और अनुसुईया दोनों का संवाद प्रत्येक महिला को पढ़ना चाहिए, और वशिष्ठ और राम का संवाद सावित्री के नाम पर हर पुरुष को पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ते हैं? सावित्री नाम का ग्रंथ भी इस देश के अंदर है, इसमें से कितने लोग जानते हैं? अनुसुईया का संवाद सीता के साथ जो हुआ है उसको कितनी महिलाएं पढ़ती हैं, कितनी बहनें पढ़ती हैं? उसको पढ़िए आप। संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारी चीजें बिल्कुल संविधान के पार हैं, बहुत ट्रांसलेट की हुई चीजें हैं। उनको थोड़ा सा अपने हृदयंगम हमने कर लिया तो भारतीय परिवार को दुनिया की शक्ति कोई तोड़ नहीं सकती है। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने परिवारों की कैसी विचित्र स्थिति बना ली। हम अपने परिवार के अंदर अपने प्रतिमान छोड़ दिए, अपने परिवार के अंदर अपने प्रतीक छोड़ दिए। हमने केवल अपने पति नहीं बदले, हमने जब संस्कृति छोड़ दी, अपनी प्रतिमान बदल दिए अपने, तो हमारे प्रतीक भी बदल जाएंगे ना, सब बदल जाएंगे, प्रतिमान बदल जाएंगे, हमारी प्रतीति बदल गई। हमारी प्रतीति कहाँ है? प्रतीति वहाँ है कि हम उनको श्रेष्ठ मानने लगे कि भारतवर्ष के अंदर तो कुछ ही नहीं है। अमेरिकन संस्कृति बड़ी श्रेष्ठ है, पश्चिम के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। हमारे एक मित्र का लड़का गया था इंग्लैंड में। मैंने पूछा कि तुमने इंग्लैंड में क्या क्या देखा, क्या तुमको अच्छा क्या लगा? तो उसने कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा कि वहाँ तो इतना लोग पढ़े लिखे हैं कि जिस घर में ठहरा था उस घर की जो भोजन बनाने वाली नौकरानी थी वो भी अंग्रेजी बोल रही थी। मैंने कहा तुम कितने बेवकूफ हो, इंग्लैंड की नौकरानी इंग्लिश नहीं बोलेगी तो भोजपुरी बोलेगी क्या? लेकिन हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो गई, हम कैसे लोग हो गए कि वहां अंग्रेजी बोलने वाला वहां महत्व का हो जाता है, बड़ा विद्वान हो जाता है। ये मानने की जरूरत नहीं है। और इसलिए भारत का समाज, भारतीय परिवार बहुत संविधान से चलता नहीं है। संविधान में तो रोज रोज परिवर्तन हो रहा है, रोज रोज व्याख्याएं बदल रही हैं। पति पत्नी के संबंध को भी व्याख्या करने के लिए आज संविधान के अंदर लोग बैठ गए हैं। भारतवर्ष के अंदर पति पत्नी के संबंध को व्याख्यायित करने के लिए अपने देश को ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, हमारे देश के वाङ्मय को पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़िए आप कुंती को पढ़िए, मंदोदरी को पढ़िए, सीता को पढ़िए, तारा को पढ़िए, इस देश के अंदर द्रौपदी को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अंदर से सब कुछ समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, केवल एक सीता का चरित्र बचा करके रखो इस देश के अंदर, इस भारत को कोई मार नहीं सकता है। इसके पीछे का केवल मतलब नहीं कि सीता को बचाओ, इसके पीछे का मतलब ये है कि जिसको हमने जगत जननी कहा है, शक्ति कहा, आज समाज के अंदर कितना नॉनसेंसिकल एक विमर्श, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की चर्चा चल रही है। भारतवर्ष को यदि हम पढ़े होते, भारत को जानते, तो जो शक्ति की प्रतीक है, शक्ति की पर्याय मानी गई, वो शक्ति की पर्याय है। अभी भी दुर्गा पूजा हमने किया है, 9 दिन तक वो शक्ति की पूजा चल रही है, और शक्ति का जो पर्याय है उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये जो इतने वर्षों में 1100 1000 वर्षों में जो गैप आ गया, हम अपने आप से दूर चले गए, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किए, अपने बीइंगनेस को जानने की चेष्टा तक नहीं किए। हमने अपने चश्मे बदल लिए, नजर बदल गई, दृष्टि बदल गई, आंखें हमारी बदल गई। हमको कैसे इसको रोकना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। और इसलिए हम सबको अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हमको ये प्रयत्न करना है। स्त्री पुरुष कोई बड़ा नहीं है। सशक्तिकरण कैसे करते हैं? आज ये कह रहे हैं लोग कि स्त्री तो पुरुष से बड़ा है। इस देश के अंदर हमेशा स्त्री को पुरुष से बड़ा माना गया। आपको पता है? आपको कल्पना नहीं हो सकती है। ऋग्वेद के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है, हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चौथा पुरुषार्थ ये पूरी मानव जाति का, वो उसकी अभिष्ठा, उसका अभिष्ट है कि उनको पुरुषार्थ मोक्ष मिलना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर कहा है कि किसी भी मानव जाति को मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता है,
कोई न कोई उसके, जब तक नारी का जन्म न उसका हो, नारी पुरुष से जल्दी मुक्त होती है। ये ऋग्वेद के अंदर कथा है। कौन सा हम पढ़ते कहाँ हैं, जानते कहाँ हैं? इसलिए हमारे देश के अंदर न्याय की व्यवस्था, इस देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था, इस देश के अंदर समाज की व्यवस्था, हमारे वांग्मय को उसको आधार बना करके आप चलें। अपने देश के अंदर धन को देखने की दृष्टि कैसी है? धन को हमारे देश के अंदर देखने की दृष्टि ऐसी रही है, मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्ठवत की दृष्टि रही है। पराई स्त्री को मां मानो। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बार स्टेटमेंट आज साहब के अंदर दे दिया, मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के अंदर घटनाएं घटती हैं, कलकत्ता के अंदर घटनाएं घटती हैं, चाहे कहीं भी घटनाएं घटती हों, माताओं बहनों की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो कहीं बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गई, या सुरक्षित हो गई। घर से निकली तो सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ऐसी स्थिति हो गई। ये सारी घटनाएं इंडिया में घटती हैं, ये भारत में नहीं घटती हैं। अभी इंडिया में घटती हैं तो एकदम ब्रेनलेस डिस्कशन टीवी पर चलना शुरू हो गया कि मोहन भागवत इज ट्राइंग टू विविसेक्ट और कंटेन टू टू पार्ट्स, इंडिया एंड भारत। कोई अंतर है क्या इसमें, इंडिया और भारत में? भारत स्त्री को मां मानता है। भारतीय संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में अंतर क्या है? कल एक वाक्य में बताइए। विवेकानंद से पूछा था अमेरिका के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति में यदि एक वाक्य में बताना है तो इतना अंतर है कि अमेरिका का जो नौजवान है अपनी माता को छोड़कर पूरे नारी मात्र को दुनिया के संसार को भोग्या मानता है, लेकिन भारत का नौजवान अपनी पत्नी को छोड़कर नारी मात्र को अपनी भगनी और माता के रूप में देखता है। ये अंतर है और इस अंतर को समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। हमारी आत्मा उनके अंदर है। मैंने इसीलिए हनुमान और राम की चर्चा की। हम सब एक ही हैं। स्त्री पुरुष का भेद तो बस आजकल तो केवल एक हार्मोन के कारण कोई पुरुष बन जाता है, कोई स्त्री बन जाती है। आजकल तो अभी भी विभेद मिला दिया, सारे प्रयोगशालाओं में बन रहा है, स्त्री पुरुष बन रही है, पुरुष स्त्री बन रहा है। ऐसा होगा इस देश दुनिया के अंदर? ये जो विकृतियां हैं समाज के अंदर और भारतवर्ष के अंदर विमर्श के अंदर चर्चा चलती है कि स्त्री को पुरुष के समकक्ष लाओ, ये संभव है क्या? स्त्री यदि पुरुष बनना चाहती है तो द्वयम दर्जे की होकर के रह जाएगी, वो पुरुष तो बन नहीं पाएगी। उसको ईश्वर ने जिस रूप में दिया है उसमें पूर्णता को प्राप्त करो, उसमें तुम लक्ष्मी बन जाओ, उसमें तुम दुर्गा बन जाओ, ये तो बनना पड़ेगा। उसमें सरस्वती बन जाओ, ये उसका चरम है ना। अपनी पूर्णता का, अपनी परफेक्शन का चरम है सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी इस देश के अंदर। और इसलिए अपने देश के अंदर कहा कि लक्ष्मी के दो रूप हैं, एक कुलक्ष्मी है और एक सुलक्ष्मी है। हम कुलक्ष्मी का वर्णन करते हैं कि सुलक्ष्मी का वर्णन करते हैं। कुलक्ष्मी का वर्णन करते हैं तो हमारा वाहन उल्लू हो जाएगा। हम सुलक्ष्मी का वर्णन करते हैं तो हमारा आसन कमल होगा और हमारा वाहन हंस होगा। और इसलिए जो विवेक है, नीर क्षीर विवेक, वो हंस के साथ जुड़ा है, उल्लू के साथ नहीं जुड़ा है। भारतीय संस्कृति के अंदर सरस्वती पूज्या है, दुर्गा पूज्या है। इस देश के अंदर हमने इनको माना है कि ये हमारी पूज्या है। आज अपने देश के अंदर हमने सब पश्चिमी संस्कृति के नकल में हमने सब बदल दिया। हमारी पदावली बदल गई, हमारी शब्दावलियां बदल गई। हम क्या विचार करते हैं क्या? एक जगह मैं गया था तो एक लड़के से पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ही वॉज फ्लैबरगास्टेड, एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, पिता क्या होता है? तो बगल में उसका जो मित्र खड़ा था वो कहा कि तुम्हारे डैडी को ये पिताजी कह रहे हैं। तब उसने नाम बताया। हम कितनी स्थिति में चले गए, आप कल्पना करिए। आप केवल उठा लीजिए, गूगल करिए ना, मम्मी का अर्थ क्या होता है, डैडी का अर्थ क्या होता है। हमारे एक बहुत बड़े संघ के अधिकारी थे, वो झारखंड के अंदर जाते थे तो जो ईसाइयत फैली वहां पर तो बड़ा मजाक करते थे। कहा कि पहली बार जब इस देश के अंदर पादरी और नन्स आए क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए तो गांव में गए तो उस हमने पहला काम यही किया कि गांव के लोगों को जुटाया और उन्होंने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑन योर फादर इज डेड,
फ्रॉम नॉर्थ योर मदर इज ये मम्मी, माँ हमारी मम्मी बन गई, वो भी मुर्दा ही होता है, डेड हो गया वो तो। हमारे यहाँ डीएवी कॉलेज में एक उदय प्रकाश से हम बच्चियों को कैसा संस्कार देते हैं, बच्चों को कैसा संस्कार देते हैं, ये अपने घर के अंदर आता है। आप उठा करके देख लिए पूरा का पूरा, आप कल्पना करिए परिवार कैसे चलता है। जब मांडवी आती हैं, श्रुतिकृति आती हैं, जब सीता माता आती हैं, ये जब आ जाते हैं अयोध्या में, तो सब तीनों पत्नियों को, कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को बैठा करके भरत जी कहते, ये दशरथ जी कहते हैं कि देखो अब तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं, इन बहुओं की साथ संभाल उनको कैसे रखना, ये पराई नहीं है, अभी तुम्हारी बेटी हो गई, केवल बेटी से ऊपर चली गई, इनको तुम आंख की जो पुतली होती हैं जैसे रक्षा पलके करती हैं वैसे इनकी रक्षा करो। समाज टूटता क्यों है? जब दोहरी दृष्टि हो जाती है परिवार टूटते क्यों हैं? जब दोहरी दृष्टि हो जाती है, द्वैत भाव आ जाता है, तब होता है। एक बहन से हमने पूछा कि अपनी बेटी की शादी कहाँ किया, बेटा को स्वाभाविक है, लोग पूछते ही रहते हैं कि बेटे की शादी कहाँ किया, बेटी की शादी कहाँ किया, तो बताया कि अरे बेटे की शादी तो यहाँ पर हो गई, नहीं बड़ा परिवार ठीक नहीं मिला। मैं हुआ क्या? कहा कि संस्कारित बहू नहीं मिली, वो तुम्हारी चिंता ही नहीं करती है, वो केवल बस हमारा जो बेटा है वो बहू की उंगलियों पर नाचता है। बेटी के विषय में पूछा तो कहा अरे पूछो मत, वो तो ऐसे घर में गई है कि पूरा परिवार उसकी उंगली पर नाचता है, उसका पति तो बस उसी के लिए दिन रात सोचता रहता है। परिवार चलेगा क्या? अपनी बेटी के प्रति दृष्टि ऐसी और बहू के प्रति ऐसी दृष्टि, उसके लिए तो आपको अदालत में जाना ही पड़ेगा ना। हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने अंदर कैसे परिवर्तन लाएं? तो इसके लिए संघ ने कहा है कि परिवार का प्रबोधन ये होना चाहिए। अब आप लोग अपने सीने पर हाथ रख करके बताइए, मन ही मन इसका उत्तर आप दीजिए कि परिवार के अंदर भले ही रोज न हो, मजबूरियां होंगी, ये एक दिन किसी न किसी दिन पूरा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, मैं, हमारी बहुएं एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। सब लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं। ऐसा जिसके घर में हो रहा है वह तो आदर्श परिवार, पैरागॉन माना जाएगा दूसरे के लिए, आइडल माना जाएगा दूसरे के लिए। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर से आपके परिवार के अंदर एक दरार आ गई है। आपका चेहरा उस दर्पण में कैसे दिखेगा? तो आपको अपने परिवार के अंदर, ये संघ कह रहा है कि भाई परिवार का प्रबोधन, कुटुंब का प्रबोधन, एक दिन निश्चित तौर से बैठिए, भजन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करिए ना भाई। लेकिन इस देश के अंदर तो हमारी शिक्षा आ गई, तो पूरी एक धारा आ गई कि रामचरितमानस का पाठ क्यों करना, बिल्कुल महाभारत क्यों पढ़ना। महाभारत पढ़ेंगे तो कुंती का हमारे सामने चरित्र आएगा, हमारे सामने तो द्रौपदी का चरित्र आएगा, हमारे सामने तो इतनी महान महिलाएं पूरे महाभारत के अंदर पर उनका चरित्र आ जाएगा। एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। 1947 के पहले तक भारतवर्ष के अंदर ब्रिटिश इंडिया में भी रामचरितमानस और महाभारत के कुछ अंश इतिहास के रूप में पढ़ाए जाते थे। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। दूसरी बात कि जब भ्रमण करने जाते हैं तो आप दृष्टि क्या लेकर के जाते हैं? हमारी यात्रा तीर्थ की रहती है कि टूरिस्ट की रहती है? तीर्थ की यात्रा लेकर के जाए, भ्रमण कहां करने के लिए जाना है? बच्चों को संस्कार दीजिए। भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े स्थान है, आप राजस्थान लेकर के जाइए, आप जाइए आसाम में जहां पर परशुराम कुंड है, जहां पर परशुराम जी ने तपस्या किया था। आप जाइए जोधपुर के अंदर, जहां की वीरदावली और जहां की वीरता का, जहां के पुरुषार्थ का, जहां के पुरुषार्थ पुंगता का वर्णन वहां के किला कर रहे हैं। यदि देखना है तो जाइए, आप उज्जैन जाइए। इस देश के अंदर नारी के प्रतिमान को क्रिएट करने वाली, पैदा करने वाली अहिल्याबाई का स्थान दिखाइए बेटियों को, देखो ये अहिल्याबाई का स्थान है।
कहीं जाइए आप बिल्कुल तो दृष्टि ले करके जाइए आप। भोजन हम कैसा करते हैं, घरों के अंदर क्या स्थिति हो गई। हम बच्चों को पिज्जा, बच्चों को बर्गर, जब ह्यूस्टन में गया था वहां पर ये सुगरलैंड में, तो हर्षिदा बेन यहाँ गुजरात की रहने वाली, अब सब नागरिक हो गए, उनके घर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जो सुनता था कि मैं हर्षिदा के घर में ठहरा हूं तो लोग बहुत आश्चर्य करते थे, कहते कि वो तो बहुत समृद्ध लेडी है, 7,000 उसके अपने पेशेंट हैं। इतने पेशेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं होंगे, 7,000 उसके पेशेंट हैं। चर्चा चल रही थी, उसने कहा कि मेरे 7,000 पेशेंट में से 700 अमेरिकन पेशेंट हैं और 700 में से 300 अमेरिकन आंत की कैंसर के रोगी हैं, मरीज हैं। कितनी विचित्र स्थिति है। कहा उन्होंने कि दोनों कमाते हैं, कमाते तो उनके पति भी है, बड़े इंजीनियर वहां पर, और ये भी कमाती हैं, दोनों कमाते हैं। कहा कि लेकिन दोनों बिल्कुल कमाते हैं तो महिला अपने पसंद का भोजन कहीं से लेकर के आएगी और पुरुष अपनी पसंद का भोजन लेकर के खरीद करके आएगा, और एक ही टेबल पर अपने अपने पसंद का भोजन करते हैं। सब घर में भोजन बनता ही नहीं है अमेरिका में। परिणाम इसका हो गया कि सब लोग कैंसर के या आंत की कैंसर के मरीज होते चले जा रहे हैं। भारतीय परिवार कैसा होना चाहिए, मैं कहीं भी जा रहा हूं, यहां तक कि संस्थाओं के भी ये जन्मदिन पर, संस्थाओं के स्थापना दिवस पर लोग केक काटने लगे। मैं 1.5 महीना वहां था, बहुत दिन तो नहीं रहा। 1.5 महीने में मैं 6 स्थान पर गया था जन्मदिन में। 6 स्थान में 5 ऐसे स्थान थे जहां पर केक नहीं कटा। केवल एक जगह केक कटा, के रहने वाले बोकारो के वहां डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं, और उनका क्लिनिक भी बहुत बड़ा चलता है। उनकी पौत्री का जब जन्मदिन मनाया गया तो उसमें उसने केक काटा, इतनी बड़ी थी वो। तो मैंने कहा कि मैं 5 जगह गया था, कहीं भी केक नहीं कटा और आपके यहाँ केक कटा। तो कहा कि देखिए, इसका बाप भी यहीं पैदा हुआ है, ये भी यहीं पैदा हुई है। अब इसलिए इसकी जिद थी, लेकिन मुझे इसको अपनी संस्कृति में ढालना है, बचाए रखना है। तो आज इसको मंदिर ले गया था, सुबह इसका दर्शन कराया था और इसको मंदिर का महत्व मैंने बताया है। तो धीरे धीरे इसका मन बदलेगा। इसका पिता अब अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटता। बहुत बड़ी कवित्री वहां पर है, महिला है वहां पर सुगरलैंड में, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। आप कल्पना नहीं करेंगे, उनके जन्मदिन पर 50 कवियों को बुलाया था। उसमें फ्रेंच कवि थे, इंग्लिश कवि थे, हिंदी कवि थी। स्वयं वो अच्छी इतनी कवित्री हैं कि फ्रेंच में, इंग्लिश में 7 कविताएं उन्होंने सुनाई। उनके जन्मदिन पर, जिनके घर में हर्षिदा की बात कर रहा हूं, डॉक्टर हैं, उनकी इतनी सी छोटी बेटी अक्षरा है, पूरा शिव तांडव स्तोत्र उसको याद है। पूरे जन्मदिन पर खड़ा होकर के शिव तांडव स्तोत्र उसने सुनाया वहां पर। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है कि जो शिव तांडव स्तोत्र आता है? वो बच्ची अमेरिका में पैदा हुई है, वहाँ की नागरिक है, पिता नागरिक है, माँ नागरिक है, फ्रेंच जानती है, अंग्रेजी जानती है, रहने वाले गुजरात के हैं। अपने घर में एक अक्षर अंग्रेजी का नहीं चलता, अपने घर में केवल गुजराती चलती है। बच्चियां भी गुजराती बोलती हैं। परम पूज्य सरसंघचार्य जी कहते हैं कि वेश और भूषा हमारा क्या हो, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। आप भाषा जैसी अपनाएंगे, उस भाषा का पूरा माल असबाब, पूरी संस्कृति आपके घर में आ जाएगी। संस्कृति भी उसकी आती है, भाषा के साथ आती है। कैसी स्थिति हुई? आप यदि एक बारगी, यदि मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना लोग साहित्य के जानकार हैं, आप एक बार कोई माँ कहिए, माँ, और डैडी कहिए, मम्मी कहिए, दोनों का उद्गम स्थल क्या है? माँ कहते ही एंटीकार्डियम, ये जो नाभि है ना, यहां से आवाज निकलती है माँ, उसमें कितनी आत्मीयता है, कितनी ममता है। डैडी यहां से आता है, मम्मी होठ से आता है, डैडी तो होठ भी नहीं सकता है। हमारा एक मित्र था डीएवी कॉलेज में, अपनी बेटी पर बड़ा मजाक करता था। दोनों बेटियों में, दोनों पढ़े लिखे थे, वो भी प्रोफेसर हो गई बाद में। तो उसने कहा कि मेरी बेटी देखिए, ये होठों पर ये हमको डैडी कहती है, वो डैडी कहती है। मैं कहा तुम डैडी क्यों कहलवाते हो? मेरा मित्र भी था। तो कहा कि मैं क्या कहूँ, ये तो हमको डैडी कहती है, मैं बार बार मना करता हूँ तभी नहीं मानती। तो कारण क्या है? कहा कि जो लिपस्टिक लगाई है ना,
तो डैडी कहती है तो लिपस्टिक होठ सटते नहीं है तो लिपस्टिक इसकी फेंट नहीं करती है। ऐसा उसने अपने बेटी से मजाक कर रहा था, मजाक नहीं कहा उसने। तो ये स्थिति इस देश के अंदर है। हम अपने परिवार को किस तरह से बचाना चाहते हैं। नकल कितनी भोंडी हो जाती है। सरस्वती पूजा अभी आएगी, पीछे समाप्त हो गई थी। कुछ बच्चे गए थे वहाँ पर चंदा मांगने के लिए, गांव के बच्चे थे। जा करके आजकल तो हर व्यक्ति, रिश्ते खत्म हो गए, समाप्त हो गए सारे रिश्ते हमारे। हर व्यक्ति आंटी है, महिला, हर पुरुष अंकल है। खाली दो दुनिया के अंदर ये शब्द रह गए, हमारे भी सब खत्म हो गया। अंकल का मतलब वो मामा है कि चाचा है। चाचा को अंकल कहते हैं तो गाली है, मामा को अंकल कहते हैं तो भी गाली है। मैंने हम रोज गाली दे रहे हैं बच्चों को, सिखा अरे अंकल को देखो जरा, ऐसा करो, ऐसा हम कहते हैं, बताते हैं। हम क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों परिवार के अंदर। तो इन देश के अंदर उस महिला से कहा कि हमको आप चंदा दीजिए ना, आंटी आंटी सरस्वती पूजा है, चंदा दीजिए। तो आंटी ने कहा कि अभी मैं तुमको चंदा नहीं दे सकती। तो कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे आंटा जी बाजार गए हुए हैं, मत नकल करिए। क्यों? कहा ना चाचा कह सकते हैं, तुम्हारे चाचा गए हैं, आएंगे। वो आंटी भले कहे, कहो तुम मुझे आंटी क्यों कहते हो। और इतनी माताएं बैठी, इतना ध्यान रखिए कि इवन ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ वन इज एबल टू चेंज द होल हेमिस्फीयर ऑफ द सोसाइटी। एक केवल जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए जिस व्यक्ति को, उसके अंदर यदि क्षमता है इतनी कि पूरे समाज का वातावरण बदल सकता है। इसीलिए विवेकानंद इपोक मेकर कहलाए, युग निर्माता कहलाए। हर नारी का यह कर्तव्य है कि हमारे परिवार को कैसा बनाए, कितना संस्कार बनाए। भूल जाए कि हमको कोर्ट जाना है, कोर्ट से परिभाषित नहीं कर सकते हम। भारत की भाषा में परिभाषित होगा, तभी हम भारत को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को बनाए रखें। आज तो बड़ा संयोग है, सुखद संयोग है, लेकिन ऐसे ही विकृति चलती रही संबंधों की, रिलेशन की पदावली बदलती रही, तो अभी तक तो हम दुर्गा मम्मी नहीं कह रहे हैं, सरस्वती मम्मी नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसे जब विकृत पीढ़ियां पैदा होगी तो सरस्वती मम्मी हो जाएंगी, दुर्गा मम्मी हो जाएंगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए परिवार को बचाने का दायित्व 75% से ऊपर माता का है। ये संस्कार संक्रमित वहां से आते हैं, इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। लेकिन माता ही यदि वैसी, उसके अंदर गुरुता नहीं है, उसके अंदर आकर्षण नहीं है, उसके अंदर ग्रेविटेशन नहीं है, तो वो कैसे अपनी बच्ची को दे सकती है। हमारे मुरली मनोहर जोशी जी एक बार उदाहरण बता रहे थे। हम लोग थे कार्यक्रम, दिल्ली में थे। उन्होंने कहा देखो कितनी विचित्र स्थिति हो गई है। एक लड़की मॉल में सामान खरीदने के लिए गई, तो वो अपने लिए बहुत बढ़िया साड़ी वाड़ी, बढ़िया एक पूरा तन ढकने वाला वस्त्र वो खरीद रही थी। ये जो मम्मी उसकी थी, माँ, कहा कि तुम इतनी पढ़ लिख कर कितनी बैकवर्ड रह गई, पूरे शरीर को ढक करके ढकने वाला कपड़ा खरीद रही है। हमने कहा कि ये विकृति समाज के अंदर आ रही है। माताएं बच्चियों को नंगी कर रही है। इसमें ध्यान रखिए आप, दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को, भारत के परिवार की तरफ लौट रहे हैं। आज आप देखिए ये छठ और दीपावली पूरी दुनिया के अंदर संक्रामक रोग की तरफ फैल गया है। अमेरिका के अंदर दीपावली हर जगह, छठ हर जगह, बिल्कुल छतों पर मना रहे हैं लोग। चारों तरफ से मेरे पास फोन आते हैं कि हमारे यहाँ छठ मनाई जा रही है, आपके यहाँ से ज्यादा अच्छी मनाई जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। सब जगह हो रहा है। वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बचा करके रख रहे हैं। इसलिए घर के अंदर बच्चे का जन्मदिन मनाए तो ये काटा पीटी वाली संस्कृति नहीं है। ये लड़का 10 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, मैंने उनकी चर्चा की। वो 85 वर्ष की महिला कवित्री हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर 85 दिए जलाए थे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये कोई संस्कृति है क्या कि घर में केक काटो, 11 साल का बच्चा 11 मोमबत्ती जलाओ, फूंक कर बुझा दिया। ये क्या हुआ? हमने तो पहले प्रकाश जलाया, फिर अंधेरे की तरफ ढकेल दिया। ये प्रकाश से अंधेरे की तरफ जाने वाली संस्कृति की नकल हमको नहीं करनी है। हमको समाज के अंदर अपने दायित्व का निर्वहन करना है, और इसलिए अपने परिवार को ठीक रखिए। दूसरी बात यह है कि संघ कहता है कि स्वदेशी का भाव आना चाहिए। हम आज जितना महंगा विदेशी सौंदर्य प्रसाधन हमारे घर में आए,
जितना महंगा साबुन हमारे घर के अंदर आए, हमारा घर उतना ही समृद्ध, उतना घर हमारा बड़ा एडवांस माना जाएगा। ऐसा है क्या? भारतवर्ष के अंदर जब ये साबुन का इजाद नहीं हुआ था तो सब सौंदर्य की प्रतिमान देवियां इस देश के अंदर रही हैं। वो तो मुल्तानी मिट्टी लगा करके नहा लेते थे इस देश के अंदर लोग। हमारे देश के अंदर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ हैं कंपनियां जो देश के अंदर एक अभियान लेकर के स्वदेशी का काम कर रही हैं। उसमें रामदेव महाराज भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साबुन से हम यदि शरीर धोएंगे तो हमारा शरीर काला पड़ जाएगा, केवल लक्ष्य से धोएंगे तो हम मालिनी बनेगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने घर के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं, ये स्वदेशी, इतना ध्यान रखिए। ये स्वदेशी केवल वस्तु का नाम नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर बनी हुई वस्तु स्वदेशी कहलाती है। स्वदेशी एक मानसिकता है। भाषा में स्वदेशी, शिक्षा में स्वदेशी, भूषा में स्वदेशी, भजन में स्वदेशी, गायन में स्वदेशी, हमारा जीवन स्वदेशी में बन जाए, ऐसा व्यवहार हमको करना चाहिए। ये ध्यान बात आती है कि इस देश के अंदर ये सारे विपर्यास आते क्यों हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? देश के अंदर सारे अपराध बढ़ रहे हैं। केवल अधिकार, केवल अधिकार, केवल अधिकार के कारण ये सब सारी कमियां आती हैं। हम सब लोगों को, जैसे एक बहुत मार्मिक शब्द मानव अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई हमको अपने कर्तव्य की चिंता है क्या? नहीं है। संविधान तो हमको अधिकार देता है, कर्तव्य को तो अपने डिफाइंड करना पड़ेगा। आप जिस समाज के विषय में आप चर्चा करते हैं तो समाज के अंदर, हम लोग पहले लालटेन में पढ़े हैं, यहाँ तो सब हमारी बहनें बहुत छोटी हैं, लालटेन का युग देखा ही नहीं होगा। बहुत जो बूढ़े बैठे हमारे, जो हमारे विभाग संघचालक जी शायद वो लालटेन में पढ़े होंगे, प्रोफेसर रहे हैं, तो हम लोग लालटेन में पढ़े हुए हैं। अभी लालटेन के अंदर तो एक शीशा लगा रहता है। लालटेन जलते जलते यदि शीशे पर कालिक पड़ जाए तो रोशनी बाहर नहीं आती है। जिस देश के नागरिक का मन काला हो जाए, जिसको उन्होंने कहा कि क्रोध, जिसको उन्होंने कहा अहंकार, जिसको उन्होंने कहा कि समाज के अंदर केवल अधिकार और केवल कर्तव्य का बोध ही नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, कलमश, विमर्श, इससे ग्रस्त मानस रहेगा तो संस्कारहीन हो जाएगा। तो चलते चलते सड़क पर कहीं भी थूकेगा। हमारे रामानंद राय यहाँ पर VHU के अंदर अंग्रेजी के हेड थे और हमारे माननीय न्यायाधीश जी भी VHU के अलुमनाई है। बड़ा खुशी हमको हुई कि हम सब लोग कई जगह पढ़े हुए लोग हैं। उनकी एक भतीजी है, उनका बेटा भाई ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर, वो साथ में आया था। गोदौलिया से जब हम लोग चले तो उनके भतीजी के हाथ में एक चॉकलेट का रैपर रखा हुआ था, खाली मुट्ठी दाबे हुए है। तो रामानंद राय ने कहा, भारतीय मन है, उन्होंने कहा तुमने क्या लिखा है? कहा कि रैपर है। क्या लिया है? रैपर है। कहा कि फेंक दो। कहा कि डस्टबिन कहाँ है? आप कल्पना करिए कितना अंतर है। एक भारत के अंदर अंग्रेजी का प्रोफेसर कहता है कहीं फेंक दो, और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की वो कहती है डस्टबिन कहाँ है। वो सड़क पर फेंकना नहीं चाहती। तो हम अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें दिखाएं, बताएं, उनको संस्कारित करें। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें से बैठे हुए लोग, हमारे देश के अंदर पर्यावरण जो शब्द आज का साहित्य के अंदर आ गया, विमर्श के अंदर आ गया, पर्यावरण आ गया। भारतवर्ष के पूरे वांग्मय के अंदर ये पर्यावरण, कहीं इकोलॉजी, इस देश के अंदर कहीं एनवायरमेंटल साइंस की चर्चा नहीं थी। इस देश के अंदर तो पूरी चरक संहिता उठा के पढ़ लीजिए, उसमें विषम स्थिति समाज के अंदर बताई गई है। आप यदि व्यवहार के अंदर कहीं विषम स्थिति लाते हैं तो समाज रुग्ण बनता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में विषम स्थिति आती है, विकृति आती है, तो आप रोगी बन जाते हैं। इसलिए घर में भोजन कैसे बनना चाहिए, आज मैं सार्वजनिक तौर से कह रहा हूं, ये त्रुटि है, इस कार्यक्रम की त्रुटि है। ये तभी ठीक होगी जब इसको बताया जाए। मैं यहां से पर्यावरण के पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन हम जो पीछे भी घर में बैठे थे वो कमरे में, तो ये जो प्लास्टिक के ग्लास में हम सब लोगों को, भले ही कागज है लेकिन प्लास्टिक कोटेड ग्लास में हम सब लोगों को पानी पिलाया गया। ये पर्यावरण विरुद्ध है, ये नॉर्म्स के विरुद्ध है, उसको करना नहीं चाहिए था। हम संघ के लोग हैं तो हमारे कार्यक्रम में वो चीज नहीं आनी चाहिए थी, आई वो वहां पर। हमको भी ठीक करने की जरूरत है। वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। तो अपने यहाँ बिल्कुल ऐसा कोई कृत्य न करें से पर्यावरण दूषित हो। और एक संकल्प, मुझे नहीं पता है
कि अपने जीवन में हम 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, एक सुकृत्य जरूर करियो। माँ भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं, भगनी भाई दोनों बंधु। अपने जीवन में एक कोई नहीं कि पौधा लगाएंगे, पौधा लगाकर उसको बच्चे को जैसे सिंचित करते हैं वैसे सिंचित करेंगे। मोहन जी भागवत तो बस कोई बड़ा साधारण सा टास्क देते हैं, प्लास्टिक, पानी, इसको बचाओ, बहुत कुछ बच जाएगा हमारा, और एक पेड़ बचा लो। प्लास्टिक, पानी, पेड़ बचाओ, ये 3 प हैं पर्यावरण के साथ। इसमें भूमिका अपने बच्चों को संस्कारित करिए कि तुम जरा पौधे को पानी दे दो। बच्चे को बताइए कि एक पौधा उसे जाके पानी दे दो। तुम नहीं लगाए, कहीं पौधा लगाए, उसमें पानी जाकर के डाला हो। ये पूरे देश के अंदर एक जागृति लाने की जरूरत है, पूरे देश के अंदर अवेयरनेस आए, ये बात ध्यान आए। दूसरी बात है और सबसे अहम की बात है कि सामाजिक समरसता, ये बड़ा महत्व का विषय है। संघ ने इसको लिया है कि आज हमारे समाज के अंदर समरसता नाम की चीज रह नहीं गई है। इतना बड़ा छोटा इस देश के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव। विवेकानंद जैसा व्यक्ति केरल में जब गए तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा थे, उद्गार थे उनके, ओ माय गॉड, केरल हैज बिकम लुनाटिक एजाइलम। केरल तो पागल खाना लोगों का देश हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या स्थिति थी? इतना ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव। विवेकानंद ने कहा कि हमारा धर्म तो बस हमारा किचन हो गया है, हमारा धर्म टच मी नॉट हो गया, मंदिर हमारा किचन हो गया, भोजनालय हो गया, और उसके जो अटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, हमारे ये पूजा के बर्तन हो गए, देवता बन गए। टच मी नॉट हमारा धर्म हो गया। कहा इसके कारण समाज की इतनी बिल्कुल क्षति हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रोज रोज धड़ल्ले से इस देश के अंदर लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, इस देश के अंदर मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू घटता जाएगा। हम समाज के अंदर जुड़ाव लाएंगे, अपने बंधु को अपना हिंदू नहीं मानेंगे, बंधु नहीं मानेंगे, हम उसको केवल अस्पृश्य मान करके उसके साथ कोई समरस व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर हमसे अलग हो जाता है। तो जिस दिन हम अलग हो जाएंगे तो इस देश के अंदर अफगानिस्तान घटने में देर नहीं लगेगी, पाकिस्तान घटने में देर नहीं लगेगी। आज क्या बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, घटने में देर नहीं लगती है। बर्मा हमसे अलग हो गया। ये सारे देश हमारी दुनिया से, हमारे अंग जितने हैं इस देश के, सब हमारे अंग थे। जितनी धरती हमारे पास है उससे 2/3 धरती हमसे बाहर निकल गई है। हम बहुत कम हो गए, छोटे हो गए। इसलिए अपने समाज के अंदर अपने घर के दरवाजे खोल दीजिए। जो हिंदू समाज है वो गरीब होगा, जिसको आप अस्पृश्य कहते हैं, कम से कम 2 त्योहारों पर तो उनको बुला के अपने घर में बुला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। एक तो घर में शादी विवाह है तो उनको बुलाइए सम्मान से, और हम होली के दिन उनको बुला सकते हैं कि अपने घर पर हमारे परिवार के लोग जहाँ बैठ के भोजन करते हैं वहाँ उनको बैठा करके हम भोजन कराएंगे, उनकी पत्तलें हम हटाएंगे। अब देश के अंदर कुछ ऐसे परिवार संघ के खड़े हो गए हैं। अभी हमारे रविंद्र पाठक सिवान में गया था मैं उनके यहाँ, उनके घर में उनकी सारी महिलाएं ऐसे लोगों को आमंत्रित करती हैं। होली के दिन 50-60 लोग आते हैं, भोजन करते हैं, सबको बढ़िया घर में अपने सब लोग बैठते हैं, उनकी पत्तलें उठाती हैं, उनके बर्तन वो साफ करती हैं। ऐसा अपने देश के अंदर हमको व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हमारा देश बचेगा। ये होगा। और समरसता कैसे आएगी? आज मैं बिहार गया था, उत्तर प्रदेश और बिहार एकदम कास्ट रीडियन सोसाइटी हो गई है। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं गया था एक, तो वहाँ चर्चा चल रही थी। कभी कभी तो ये चर्चा चलती है संघ के कार्यालयों में भी, संघ के स्वयंसेवक चर्चा चला रहे हैं। मैं तो 4-5 संघ के स्वयंसेवकों को डांट भी दिया इसमें कि हमारी भाषा है क्या, ये किसकी भाषा है, ये पराई भाषा लेकर के तुम अपने को संघ का स्वयंसेवक कहते हो, हम संघ परिवार से जुड़े हुए हैं ऐसा कहते हो, ये पराई भाषा है। वो चर्चा क्या कर रहे थे? सब चुनाव चल रहे हैं बिहार के अंदर, 6 तारीख को चुनाव होंगे, फिर 11 तारीख को चुनाव होगा। तो चर्चा कर रहा था कि भाई वहाँ से कौन खड़ा है कैंडिडेट भाजपा से, तो ये खड़ा है, किस जाति का है, कौन जाति है वो, ऐसा। उसके विरोध में कौन खड़ा है, किस जाति का, तो वो बताया जाति। कहा कि इस जाति का वोट कितना है, इतना है, उस जाति का वोट कितना है। यानी अपने इस देश के अंदर एकत्व की भाषा, अपने देश के अंदर संस्कृति की भाषा भूल करके हम राजनीति की भाषा और समीकरण की भाषा जान गए।
इस समीकरण की भाषा से हमको पार जाना है। हमको हिंदू के नाते पूरे समाज को देखना है, न हिंदू सोदरा ये पतितो भवेत। इसी प्रयाग के अंदर घोषणा किया था इस देश के ऋषियों ने, सन्यासियों ने, चारों। शंकराचार्य ने कहा कि कोई इस देश के अंदर हिंदू पतित हो ही नहीं सकता है, सर्व हिंदू सहोदरा, सभी हिंदू सहोदर है। ऐसा भाव लेकर के सहोदर इस अर्थ में कि इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है, भारत माता सबकी माता है, धरती माता सबकी माता है, और इस धरती की कोख से जो पैदा हुआ वो हमारा सब बंधु और भगिनी है, भाई है। और इसलिए इस धरती से पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे पेड़ पौधा हो, सबको इस देश के अंदर पूज्य माना गया, पूजनीय माना गया। सहोदर सहोदरा के रूप में हमने देखा इस देश को। और इसलिए हम अपने वाङ्मय को पढ़ें, अपने समाज को जानें। तो 4-5 चीज़ें जो बिल्कुल स्वदेशी का भाव, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए, अपने परिवार के अंदर आनी चाहिए। हम इसको करें। एक कथा कहकर मैं समाप्त करता हूँ। ऐसे जैसे मिर्जापुर पहाड़ की तरफ है, वैसे एक पहाड़ी उपत्यका में छोटा सा गांव था। एक महिला का पति मर गया था, बेचारी विधवा थी। उसका पता, ये बेटा दौड़ता हुआ एक दिन आया। उसने कहा कि माँ मुझे बचाओ, इस पहाड़ में बहुत कुत्ते आ गए हैं। तो माँ ने सोचा कि ये लड़का यदि भयग्रस्त हो गया तो खाएगा क्या? पहाड़ का बेटा है, पहाड़ इसको आश्रय देता है, इसको भोजन देता है। तो उसने कहा कि भाई इसका भय तो निकालना चाहिए। तो लेके गई, कहा बताओ कहाँ कुत्ते हैं, दिखाओ मुझे। तो जिस बिंदु पर खड़ा हुआ था और जहाँ से कुत्ते की आवाज़ सुना था वहाँ गया। तो माँ ने कहा कि हाँ, तो कहीं कुत्ते दिखते नहीं हैं, तुमने कुछ किया था क्या? तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मैं बस केवल एक बार कुत्ते की आवाज़ लगाई थी, भों भों किया था। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम तो बहुत अच्छी कोयल की आवाज़ लगाते हो, जब आप कोयल की तरह बोलो तो लड़का कूं कूं किया। पूरी पहाड़ी कोयल की आवाज़ से गूंज गई, हजार हजार कोयल कूकने लगी। माँ ने कहा कि बेटे इस पहाड़ में न तो कोयल है, न इस पहाड़ में कुत्ते हैं, ये दोनों तुम्हारे भीतर है। तुम जैसी आवाज़ लगाओगे पहाड़ वैसा ही रिजोनेंस क्रिएट करता है, वैसी अनुगूंज आती है, वैसी भी प्रतिध्वनि आती है। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना ही कहता है कि समाज के अंदर हम जैसी ध्वनि निकालेंगे, जैसे शब्द की बात करेंगे, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, ये कोयरी, कुर्मी, बनिया, चमार, ये भाषा चलेगी, तो आप कल्पना करिए कि समाज द्वारा हजार हजार हो करके ये सारे शब्द हमारे कानों में प्रवेश करेंगे और हृदय को घायल कर देंगे। यह संघ कहता है आप अपने व्यक्तिगत चरित्र में, व्यक्तिगत व्यवहार में, व्यक्ति परिवार के अंदर हम सब हिंदू हैं, इस भाव से माताओं को विशेष तौर से इस शब्द का धारण करना है। इस देश का अस्तित्व इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस देश का धर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। धर्म का पालन करने का दायित्व तो पुरुष के ऊपर तो है ही, लेकिन इस देश के अंदर तो माताओं का भी दायित्व बहुत बड़ा है। दुनिया के अंदर इतना ध्यान रख लीजिए, आप दुनिया की नकल मत करिए। आपने अर्नाल्ड टैनवी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इतिहासकार था। कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं, मजहब नहीं है, धर्म तो नहीं है, दुनिया का कोई मजहब और रिलीजन नहीं है जहां पर कि स्त्री पुरुष को दोनों को देवता के रूप में देखा गया हो। केवल एकमात्र भारत देश है जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों देवता के रूप में देखे गए और दोनों पूजनीय हैं। ये हमारी भारत की परंपरा है वो। और इसलिए धर्म का पालन करना, अपने जीवन के अंदर अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म माने पूजा पाठ करना वो नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना वो सूत्र है, उसको लेकर के जाइए। विवेकानंद ने कहा था कि इस देश का प्राण, इस देश की आत्मा धर्म है। उन्होंने कहा कि राजनीति आएगी, राजनीति जाएगी, गवर्नमेंट्स में कम एंड गवर्नमेंट्स में गो, बट आवर नेशन गोज ऑन फॉरएवर। हमारा देश तो लगातार चलता रहा, सदियों सदियों से ये जीवित क्यों रहा? राजनीति तो बदलती रही, न जाने कितने आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए, मुगल आए, पठान आए, लेकिन यह देश जिंदा रहा। राजनीति ने मारा नहीं इसको, क्योंकि धर्म को पकड़े रहा यह देश। विवेकानंद कहा कि धर्म को पकड़ कर रखना। आज यदि संविधान का पालन करते हैं तो संविधान तो हमारा सेकुलर हो गया, धर्म की चर्चा करना इस देश के अंदर अपराध हो गया, ये स्थिति हो गई।
तो हम सेकुलर संविधान से धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। विवेकानंद के सूत्रों को धारण करेंगे, धर्म का पालन करें। आज हमारा संविधान और देश के नेताओं की स्थिति कैसी होगी, इनका चरित्र कैसा होगा। चुनाव में 5 साल के बाद नेता आते हैं, कहते हैं कि हमको चुनाव में वोट दे करके जिताओ जिताओ, तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, बहुत बड़ा सेवक हूं। जीत करके जाता है तो सेकुलर बन जाता है। धर्म की हम चर्चा करते हैं तो कहता है क्या तुम तो सांप्रदायिक हो, आप स्टूडेंटिस्ट हो, धर्म को ही खत्म करने की चेष्टा करता है। धर्म की चर्चा मत करो इस देश के अंदर, सेकुलर संविधान है। यानी राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार शुरू हो जाता है। गांव की एक महिला अपने पड़ोसी के पास गई, कहा कि बेटे पति को ये पत्र लिखना है तुम्हारे चाचा को, जरा बताओ ना कि कैसे लिखना है, कैसे समाप्त करना है। पत्र तो लिख लेती हूँ मैं टूटी फूटी भाषा में, लेकिन उसकी सिस्टम क्या है, पद्धति क्या है। तो लड़का भी बड़ा थोड़ा व्यंग कर रहा होगा। उसने कहा अरे चाची, पति को पत्र लिखना है तो पति तो परमेश्वर हैं, उनको प्राप्त करने के लिए तो प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। कितना बड़ा घोर मजाक किया, ये भारतीय दृष्टि नहीं है लेकिन मजाक किया वो। तो लिखना कि मेरे प्राणों से प्यारे, पति को पत्र लिखना तो मेरे प्राणों से प्यारे। फिर जो भी लिखना हो तो अंत में लिखना तुम्हारे चरणों की दासी। ऐसा उसने बताया। बेचारी आई भोली भाली महिला, पत्र लिखा, लिफाफे में डाला, पति को प्राप्त हुआ, पढ़ा, माथा ठोक लिया, ऊपर का नीचे हो गया था, नीचे का ऊपर हो गया। उसने लिखा था मेरे चरणों के दास। पत्र लिख लिया, अंत में लिखा तुम्हारे प्राणों की प्यासी। ऐसा लिखा। ये हमारे देश से हंसी नहीं, इस देश का पूरा राजनीतिक पर्यावरण ऐसा बना हुआ है। जो आता है हमारा सेवक बनकर के, चरणों का दास बनकर के जाता है और जीत करके जाता है, तुम्हारे प्राणों का प्यासा बन जाता है। इसलिए कुछ नॉर्म्स हैं, जो मैक्सिम्स हैं इस देश के अंदर, हमारे जो तत्व हैं भारतवर्ष के चिंतन के, दर्शन के, हमको आदर्श किसको बनाना है। पढ़ना क्या है, दुनिया को पढ़िए, लेकिन दुनिया को पढ़िए तो दुनिया को जान करके पढ़िए, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की डस्टबिन खोज रही है और अंग्रेजी का हेड सड़क पर फेंकने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है। दुनिया से हम सीख सकते हैं, दुनिया से उनसे क्या सीखने लायक है। वर्क कल्चर कैसे सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बेकार नहीं बैठेगा। अमेरिका में जाइए, सब लोग काम करते हैं, श्रम की वहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा है। कुछ सीखिए उनसे, हमसे भी वो सीख रहे हैं। परिवार भारत का जानना चाहते हैं। हम कितने नकलची हो गए। ये बड़ी मजेदार और प्यारी कथा है। माताओं को मैं सुनाना चाहता हूँ कि बच्चों को, बच्चियों को जरूर अपने संस्कारित करो, ठीक रखो उनको।